आप सभी को सुबह का सुप्रभात। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको श्रमिक विधि सेकंड के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रधान पदाधिकारी और कर्मचारी वृंद के बारे में बताना चाहूंगा। प्रिंसिपल ऑफिसर एंड स्टाफ अधिनियम की धारा 16, 17, 18 एवं 19। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत मैंने आपको अपने पिछले 7 से 8 पीरियड में आपको बताया था कि एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद का गठन किया जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से आपको इनके बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। आज मैं बताना चाहूंगा कि इनके गठन के बाद, इनकी नियुक्तियों के बाद इन निगम में जो प्रधान पदाधिकारी होंगे और जो कर्मचारी होंगे जो इस अधिनियम के प्रावधानों का संचालन करेंगे, उनके बारे में मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। फंड से संबंधित बातों और अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए जो फंड है अंशदान से संबंधित और अधिनियम के प्रावधान को क्रियान्वित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में प्रधान पदाधिकारी, प्रिंसिपल्स ऑफिसर्स एंड कर्मचारी वृंद अर्थात स्टाफ की नियुक्ति करने का भी प्रावधान किया गया है। अधिनियम में 5 प्रकार के प्रधान पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। नंबर 1, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक। दूसरा, एक बीमा आयुक्त। तीसरा, मेडिकल कमिश्नर। चौथा, मुख्य लेखा अधिकारी और 5वां है जुनांकिक बीमा। अब हम पांचों पर अलग अलग अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है महानिदेशक। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत निगम में एक महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी। महानिदेशक की नियुक्ति केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाएगी और महानिदेशक जो निगम का सबसे प्रधान पदाधिकारी होगा। महानिदेशक का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक के लिए रहेगा। उसका वेतन, भत्ते और उसके संबंध में जितने भी प्रावधान हैं वो केंद्रीय सरकार ही तय करेगी। इस संबंध में कहा गया है कि केंद्र सरकार महानिदेशक को पद से हटा भी सकती है यदि महानिदेशक के बारे में कोई अयोग्यता जैसे पागलपन, दिवालिया या किसी प्रकार से नैतिक अपराध के लिए दंडित आदि परिस्थिति पाई जाए तो महानिदेशक को पद से हटाया भी जा सकेगा। लेकिन इसे पद से हटाने के लिए जो बैठकें आयोजित की गई हो, उस बैठक में निगम के सभी सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यह पारित होना चाहिए, तभी महानिदेशक को पद से हटाया जा सकेगा। अतः निगम में जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है वो निगम का महानिदेशक होगा। महानिदेशक के कार्य अधिनियम की धारा 11 में 19 में बताया गया है कि महानिदेशक का कार्य क्या क्या होगा। नंबर 1, निगम के प्रधान कार्य पदाधिकारी। महानिदेशक निगम का सबसे प्रधान पदाधिकारी है, अतः वह सबसे प्रधान पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगा। दूसरा, अन्य पदाधिकारी के कार्य में संयोजन बनाए रखेगा, उनका निरीक्षण करेगा और उनका नियंत्रण करेगा। जितने भी अन्य कर्मचारी हैं उनके कार्य में संयोजन बनाए रखना, नियंत्रण करने का कार्य महानिदेशक का होगा। तीसरा, महानिदेशक निगम का जो अध्यक्ष है उसकी आज्ञा से निगम की समय समय पर बैठक बुलाएगा और बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णय को कार्यान्वित करवाएगा। चौथा, निगम के लिए सुविधाओं में प्रवेश। निगम से संबंधित जो सुविधाएं की जाती है उन सुविधाओं में प्रवेश का कार्य महानिदेशक का होगा। 5वां, अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी रिटर्न केंद्र सरकार को भेजना। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी रिटर्न्स है या जो भी दस्तावेज है या जो अभिलेख तैयार किए जाएंगे उन सभी को केंद्र सरकार के पास भेजने की जवाबदारी महानिदेशक की होगी। और 6वां, महानिदेशक वे समस्त कार्य, वे समस्त कर्तव्य का पालन करेगा जो समय समय पर उसे सौंपे जाए। दूसरा हम देखेंगे बीमा आयुक्त।
अधिनियम की धारा 17 में, सेंट्रल रूल्स की धारा 17 में बताया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत एक बीमा आयुक्त की भी नियुक्ति की जाएगी। बीमा आयुक्त महानिदेशक के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। बीमा आयुक्त का कार्य इस प्रकार होगा। पहला, महानिदेशक के नियंत्रण के अधीन बीमा और क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना और प्रबंध। बीमा आयुक्त महानिदेशक के नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्रीय कार्यालय है, बीमा या क्षेत्रीय कार्यालय, उनकी स्थापना करने और वहां पर जितने भी प्रकार से प्रबंध है उसका पूरा दायित्व बीमा आयुक्त का होगा। दूसरा, अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण और नियंत्रण। जो अधीनस्थ कार्यालय है जो महानिदेशक के अंतर्गत, उस अधीनस्थ कार्यालय का नियंत्रण करना, उसका निरीक्षण करना और जांच रिपोर्ट देना बीमा आयुक्त का कार्य है। लोकल कमिटीज रीजनल बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट शिकायत की जांच। यदि कोई शिकायत किसी लोकल कमेटी के द्वारा या रीजनल बोर्ड के द्वारा दी जाती है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी शिकायत, उस शिकायत की जांच करने का कार्य बीमा आयुक्त का होगा। और चौथा, बीमा आयुक्त अन्य वे सभी कर्तव्य का पालन करेगा जो समय समय पर उसे सौंपे जाए। इसके बाद तीसरा देखेंगे मेडिकल कमिश्नर के अधिकार और कर्तव्य। सेंट्रल रूल्स अधिनियम की धारा 18 में मेडिकल कमिश्नर के अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अधिनियम के अंतर्गत जो मेडिकल कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, यह भी प्रधान पदाधिकारी होगा। इसके निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य हैं। पहला, निगम के मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के क्रियाकलाप के संबंध में निर्देश देना। निगम का जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेडिकल संगठन है, उसके क्रियाकलाप में संयोजन रखना, उनके क्रियाकलाप का सर्वेक्षण करना और उनके क्रियाकलाप के संबंध में समय समय पर डायरेक्शन देना, निर्देश देने का कार्य जो होगा मेडिकल कमिश्नर का होगा। दूसरा, डिस्पेंसरी अस्पताल का निर्माण प्लानिंग में परामर्श देना। इस अधिनियम के अंतर्गत जो डिस्पेंसरी और अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, उसके संबंध में प्लानिंग बनाना, उसके संबंध में सुझाव देना, समय समय पर परामर्श देने का कार्य मेडिकल कमिश्नर्स का होगा। तीसरा, बीमारी दुर्घटना के रिकॉर्ड का परीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी सुझाव। इस अधिनियम के अंतर्गत जो बीमारी या दुर्घटना जो कर्मचारी को हो रही है, उसका जो रिकॉर्ड है वो पूरे रिकॉर्ड का परीक्षण रखना और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में समय समय पर सुझाव देना, परामर्श देना मेडिकल कमिश्नर का कार्य होगा। चौथा, परिषद की सलाह पर निगम द्वारा प्राधिकृत होने पर मेडिकल रिसर्च करना। जो चिकित्सा प्रसुविधा परिषद है, उसकी सलाह पर समय समय पर मेडिकल रिसर्च करना और उस रिसर्च की रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेडिकल कमिश्नर का कार्य होगा। पांचवा, अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक प्रतिष्ठान का निरीक्षण। जो अस्पताल, जो क्लिनिक, जो डिस्पेंसरी बनाई गई कर्मचारियों के लाभ के लिए, उस संबंध में उनका निरीक्षण करना, देख रेख करना कि वो सही तरीके से संचालित हो रही है या नहीं हो रही है, यह कार्य मेडिकल कमिश्नर्स का होगा। चिकित्सा सेवा शुश्रूषा के संबंध में सलाह देना। ऐसे कारखाने जो लाभ प्राप्ति के लिए आवेदन करते हैं, चिकित्सा सेवा शुश्रूषा के संबंध में, इनके संबंध में मार्गदर्शन देना और सलाह देने का कार्य मेडिकल कमिश्नर्स का होगा। चिकित्सा लाभ के संबंध में बीमाकृत व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत की जांच। यह अधिनियम बीमाकृत व्यक्ति के लाभ के लिए बनाया गया है। अतः बीमाकृत व्यक्ति के द्वारा चिकित्सा सेवा के संबंध में यदि कोई कंप्लेन की जाती है, कोई शिकायत की जाती है, तो उसकी जांच करने का कार्य मेडिकल कमिश्नर्स का ही होगा। बीमाकृत व्यक्ति के लिए उपयुक्त प्रबंध करना। मैंने आपको बताया कि बीमाकृत व्यक्ति के हितों के संरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया गया है। अतः बीमाकृत व्यक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त प्रबंध करना ताकि उन्हें इस अधिनियम का लाभ मिल सके, यह कार्य मेडिकल कमिश्नर्स का होगा। ऐसे संस्थान में बीमाकृत व्यक्ति का रिकॉर्ड रखने हेतु रजिस्टर। अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर रखा जाना जिसमें कितना लाभ, कितनी सुविधा बीमाकृत व्यक्ति और उनके परिवार को मिली है, इस बात का रिकॉर्ड रखना और उसे रजिस्टर में एंट्री करवाना मेडिकल कमिश्नर का कार्य होगा। और समय समय पर अन्य जो भी कार्य उसे सौंपे जाए, उस कार्य को संपन्न करना मेडिकल कमिश्नर का कार्य है। अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी वृंद, धारा 17,
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 17 में न केवल यहाँ पर कर्मचारी वृंद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, अधिनियम में एक और प्रधान पदाधिकारी की नियुक्ति और उनके अधिकार कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया, वहीं दूसरी ओर निगम के अंतर्गत या इस अधिनियम के अंतर्गत जो कर्मचारी वृंद की नियुक्ति है उसके बारे में बताया गया, क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधानों को सही तरीके से संचालित करने के लिए कर्मचारी वृंद की भी आवश्यकता होगी। अतः कर्मचारी वृंद के बारे में अधिनियम की धारा 17 कहती है, निगम ऐसे अन्य पदाधिकारी और सेवक की नियुक्ति कर सकता है जिसे वो आवश्यक समझे। इन कर्मचारी वृंद की नियुक्ति भी केंद्र निगम के द्वारा की जाएगी। प्रथम बार की जो नियुक्ति है केंद्र सरकार द्वारा, और लेकिन यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो निगम से ही परामर्श लेगी और उसे उतने वेतन से अधिक नहीं दिया जाएगा जो केंद्र सरकार दे रही है। यदि उन्हें निर्धारित वेतन जो केंद्र सरकार दे रही है उससे अधिक दिया जाता है तो केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। और इन कर्मचारी वृंद की नियुक्ति, उनकी पद मुक्ति, उनका सेवा, उनकी निर्योग्यता आदि के संबंध में पूरा नियम जो है वो निगम के द्वारा बनाया जाएगा। इस प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के गठन, स्थायी समिति का गठन, चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के गठन, स्थायी समिति, परिषद और निगम के सदस्यों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, पद त्याग और रिक्तता की पूर्ति, बैठक के संबंध में जो नियम बताए गए, उसके पश्चात आज हमने देखा कि अधिनियम के अंतर्गत 5 प्रकार के प्रधान पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी, जिसमें महानिदेशक, मेडिकल कमिश्नर, बीमा आयुक्त, कर्मचारी वृंद और जीवनांकित बीमा की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। और साथ ही साथ अधिनियम के प्रावधानों को सही तरीके से संचालित करने के लिए कर्मचारी वृंद की नियुक्ति के बारे में भी प्रावधान बताए गए हैं।